हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है, बीए थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है तो उससे संबंधित आपके लिए आजकल हम कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और उसमें हमने आपको पहले जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उससे संबंधित आपको सारा हमने करा दिया था। अब जो सेकंड आपकी यूनिट है उसमें आपका नाटक है जिसका नाम है बांसुरी बजती रहे। तो इसकी आजकल जो है व्याख्या चल रही है, जो संदर्भ सहित व्याख्या करा रहे हैं आपको। तो कुछ पार्ट हम इसके करा चुके हैं, 2 पार्ट, आज तीसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें जो है पहला ये जो आपका गीत अधूरा ना छोड़, तो ये वाला हम आपको करा चुके थे। इसमें एक पार्ट आगे है तो इसको आपको बता देते हैं। देखिए, ये देख लीजिए यहाँ पर, धरती का बेटा था वह, तुमने नहीं सोचा बाबा कि हम दोनों, ये वाला भी आपका हो चुका था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उड़ान और वापसी। तो यहाँ पर क्या है कि तूने मांगा तो उस दिन मुझे खुशी हुई थी, मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, मैंने उनमें अपनी ज़िंदगी के सपने सजोए थे और वे सपने मेरी अकेली के नहीं थे, तेरे भी थे। किसे मालूम था कि पापा ऐसा दांव चलेंगे और मैं तेरे लिए ज़िंदगी जीना इतना मुश्किल बनाकर रख दूँगी। वैसे आप इसको पढ़ते ही समझ गए होंगे कि ये किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा, है ना। तीनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तीनों ही प्रश्नों के उत्तर की जो श्रेणी थी उसने किससे कहा, उसने कहा उससे जो वेदा भाट ने उसके सामने शर्त रख दी थी बीजू के सामने। तो इसलिए श्रेणी ने उसे कहा कि मुझे नहीं लगता था कि अगर हम दोनों की जो शुरुआत होगी तो वो इस प्रकार से होगी कि जो मेरे पिताजी हैं, जो उसके पापा हैं, उसके सामने इतनी कठिन शर्त रख देंगे। और ये इतनी कठिन शर्त थी कि उसको पता नहीं कैसे, कहाँ और कैसे मिलेंगी वो भैंसें जो उसके लिए बोली गई थी। तो इतना सब कुछ वो उसके लिए बोलती है और शर्त की वजह से वह उसको कहती है। चलिए और देख लेते हैं ध्यान से। प्रस्तुत जो संदर्भ आपको पता ही है, संदर्भ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर खंड आपको ज़रूर याद रखना है कि कौन से खंड से है, क्योंकि जो आपका ये आएगा इसमें खंड का नाम वहाँ पर नहीं आएगा। आपका ये जो आएगा सिर्फ आप इतनी व्याख्या करने के लिए आपकी आएगी। तो यहाँ पर जो प्रस्तुत कथन है, श्रेणी स्वयं को धिक्कारती है और बीजू के लिए कठिनाइयों का साधन बन गई है, वह ऐसा सोचती है। अब इसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है कि इस वाले खंड में ये वाली बात कही गई है। भाषा देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं क्या है वह। अब तो बल्कि अब इतना आप समझ गए होंगे कि जो ये आपका नाटक है तो इसमें किसने कब कहा, किससे कहा, ये सब अगर कहीं से भी किसी भी तरह से आता है पैराग्राफ तो आप आराम से कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। वह चली जा रही है और एक दिन तू देखेगा वह हिमालय की चोटी पर होगी, ऊपर से खूनी बर्फ गिर रहा होगा, नीचे साए साए करती तूफानी हवाएं काटने को दौड़ रही होंगी, आकाश की तरफ बाहें फैलाए बीजू को पुकारती होगी, गहरी घाटियाँ पीछे छूट जाएंगी और वह सिर्फ रह जाएगी पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, जहाँ से नीचे की चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, वह अब कभी नहीं लौटेगी। चलिए यहाँ पर थोड़ा आपको बता देते हैं कहाँ क्यों कहा गया है ये सब। तो यहाँ पर जो आपका प्रसंग है, पहले संदर्भ देख लीजिए, बांसुरी उड़ान और वापसी दूसरा है ये वाला। प्रस्तुत कथ्य अवतरण में दर्शाया गया है कि श्रेणी जोगन की बातों से प्रेरणा पाकर मुक्ति की तलाश में निकल पड़ती है, क्योंकि जब बीजू चला जाता है तो थोड़े दिन तो इंतज़ार करती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगता है कि जो है बीजू वापस नहीं आएगा। तो वह वेदा भाट के यहाँ से निकलकर जो है बर्फ़ के पहाड़ में पहुँच जाती है और सोचती है कि वहाँ उसकी मुक्ति मिलेगी। जो ये जोगन थी पात्र, वो उसको बताती है कि ऐसे ऐसे मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर वेदा उसे ढूंढता हुआ आता है, जोगन के ऊपर बरस पड़ता है। वेदा को लगता है कि जोगन ने उसकी मासूम बेटी को बरगलाया है। बरगलाया मतलब उसको जो है दूसरा रास्ता दिखा दिया है, बहकाया है। उसके क्रोध करने पर भी जोगन तटस्थ भाव से बैठी रहती है, आँख बूंद कर बोलती जाती है जैसे कोई चलचित्र देख रही हो। तो वह जो है आँख बंद करके बैठी रहती है और जो भी कुछ श्रेणी के साथ होने वाला होता है तो वो वेदा को ये सब बोलती रहती है कि यह सब होने वाला है। जोगन वेदा को श्रेणी की वर्तमान स्थिति का पता बताते हुए कहती है कि वह चलती जा रही है, एक दिन वह अवश्य ही हिमालय की चोटी पर पहुंच जाएगी। जैसे कि आपने देखा है, जो भी कुछ मैंने ऊपर बताया वही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है, तू कहता है मैंने उसे कहा होगा नहीं, पानी को कौन कहता है कि तू वह
फूल को कौन कहता है कि तू खिल, ईश्वर की इच्छा पूरी होने दे वेदा, तू उसे कभी फूल में कभी प्यास में देखेगा, कभी सूखे में ज़मीन तर के तो दरार से झांकते हुए उसे देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए वो सारी बातें बोलती है जोगन उससे, वेदा से, कि ऐसा मैंने उसको नहीं किया है, ईश्वर ने ही उसको इस काम के लिए चुना है। प्रस्तुत कथ्य अवतरण में जोगन वेदा को शेणी के घर से जाने में अपना कोई हाथ नहीं बताती। वह कहती है शेणी तो प्रकृति की तरह सर्वव्यापी है, जहाँ देखना चाहोगे वहीं वह मिल जाएगी। जोगन वेदा से कहती है कि तू कहना चाहता है कि मैंने शेणी को जाने के लिए कहा होगा। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि पानी को कोई नहीं रोकता, वह बहता है, वह रास्ता स्वयं बना तलाश कर लेता है। ईश्वर शेणी को कोई रास्ता दिखाना चाहता है तो उसे देखने दे वेदा, तू शेणी कभी फूल में खिलते हुए देखेगा तो कभी प्यास में उमड़ते हुए देखेगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें बताई गई हैं। भाव विशेष एक बार चेक कर लेते हैं। जोगन की भाषा रहस्यात्मकता से भरपूर है। शेणी प्रेम में जिस भाव पर निकल पड़ी है वह ऊंचाइयों की ओर जाता है। प्रेम तत्व ईश्वर की भांति कण कण में व्याप्त है। आगे देख लीजिए। हे हिमालय तू पिता है हमारा, मैं तेरी बेटी हूँ, माँ की तरह मैं तेरी गोद में चली आई हूँ। जाने अनजाने क्या हुआ मुझको, न जाने कौन सी प्रेरणा यहाँ खिंचलाई रखता है, जैसे मैं जन्म जन्म से तेरी ही खोज में थी। बीजे नहीं मिला लेकिन पिता तुम मिल गए। देवदारू के पेड़ का सहारा लेकर बैठती है, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि किस लिए उसने कहा। सारा यहाँ आप देख सकते हैं। फिर ये व्याख्या है। आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर देख लीजिए। काश बीजू तू यहाँ होता, ही ऐसा हम दोनों साथ देख पाते। कैसा सुना है कि ना कोई दुख है, ना देश है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया, सब जैसे एक बड़ा शून्य है। सूरज धरती आकाश जैसे शून्य में चक्कर लगा रहे हैं और मैं भी जैसे शून्य में मिलती जा रही हूँ। या बर्फ़ या ठिठुन या थकान शरीर में जैसे कुछ नहीं बच रहा। अब न जाने आगे क्या है, ना पीछे लौटने की था है, तो फिर अब कहाँ जाऊँ। मेरे पाँव जब यहाँ ले आए तो शायद मुझे यहीं आना था। यहीं है देवराज हिमालय, अब तो मुझे अपनी गोद में जगह दे दे। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि जब वो बर्फ़ के पहाड़ों में पहुँच गई तो वहाँ पर वह बीजू को याद करती है और बीजू को याद करते हुए सब बातें वहाँ पर वह बोलती है। इस प्रकार से ये सब आपका कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट आपकी व्याख्या है, इसको आप देख सकते हैं। और उसका शरीर सुन पड़ जाता है वहाँ बर्फ़ में। फिर बीजू से शेणी जो है कहती है लास्ट टाइम पे कि खड़े होकर देखोगे बीजू, तो बीजू भी वापस आ जाता है। और वह जब उसको पता चलता है कि क्यों जब आने का टाइम होता है तभी वह घर से निकल कर जाती है उसका इंतज़ार करते हुए। और जब वह भी उसके पास पहुंचता है और वो बिल्कुल बर्फ़ में समाने वाली होती है, तभी वहाँ की ये व्याख्या है। तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को सारा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा और पूरी जितनी भी इसकी कहानी है सभी स्टूडेंट्स की समझ में आ गई होगी। और अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ कंटेंट की इसमें ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। अभी जो आपके लिए मेन है, जो बीजू है उसका करैक्टर है, और जो वेदा है और साथ में इसमें जो शेणी है, इन तीनों का करैक्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी जोगन जो इसकी पात्र है, क्योंकि वो भी लगातार पूरे नाटक में बनी रहती है, तो उसका भी आप करैक्टर कर सकते हैं। तो 4 तो आप कर लीजिए और 4 में से 2 तो मेन हैं ही हैं, बीजू और शेणी के। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और साथ में लाइक और शेयर तो बनता है, अब लास्ट में कर दीजिए।